हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो मोशन चैप्टर को अब हम लोगों ने फिनिश कर लिया है और अब बारी है न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को जानने की। और यकीन मानो ये मोशन की ही कंटिन्यूटी है और न्यूटन ने इस दुनिया को जिस नज़रिए से देखा उसके बाद ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गई। हम न्यूटन की उन्हीं मानसिकता को देखेंगे, उनकी ऑब्जर्वेशन को देखेंगे कि उन्होंने नेचर में ऐसा क्या ऑब्जर्व किया जिसकी वजह से नेचर को स्टडी करना हमारे लिए और भी बेहतरीन हो गया और भी बहुत ज़्यादा आसान हो गया और दुनिया में नए नए काम करने के लायक हम ह्यूमंस बन पाए। ये चैप्टर आपको फोर्सेस के साथ इंट्रोड्यूस कराएगा जो कि आप डे टू डे लाइफ में देखते ही हो। अब न्यूटन ने इन फोर्सेस को किस तरीके से देखा, उनकी क्या विचारधाराएं थी, उन्होंने कैसे इन रिलेशंस को फाइंड आउट किया नेचर से बात करके मैथमेटिकली, वो इस चैप्टर का मेन मोटो होने वाला है। तो हम यहां पर उस चीज को अब शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो, हम लोग अभी तक जिस चीज को स्टडी कर रहे थे वो ये था कि यार हमने नेचर से मैथमेटिकली बात करना शुरू किया, उसको नंबर्स के जरिए हम नेचर में हर चीज को आपस में रिलेट करने लगे। अब न्यूटन ने एक चीज ऑब्जर्व करी जो कि हम भी जानते हैं, और वो ये है कि कोई भी बॉडी मोशन में तभी आती है जब या तो वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हो, ठीक है, मतलब देखो वो पहले से मूव कर रही हो, या फिर अगर अगर एक जनरल वे में जो हम धरती पर देखते हैं वो ये कि एक बॉडी मोशन में तभी आती है जब उस पर कोई बल का प्रयोग होता है। अगर बल का प्रयोग नहीं होता है तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहती है। यानी कि जो फर्स्ट चीज उनको हिट कर रही थी वो ये थी कि मोशन इज प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स। मोशन जो है वो फोर्स से प्रोड्यूस हो रही है, मतलब उस बल को ही एक नाम दिया गया है, बस जैसे हम हिंदी में बल कहते हैं इंग्लिश में उसको फोर्स कहते हैं। अभी हमें इसका रिलेशन नहीं पता है। तो बल की वजह से चीजें मूव करती हैं और यहां पर अब इस बल को, इस फोर्स को न्यूटन ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं नेचर के अंदर। और वो फिगर आउट करते हैं वो ये कि अगर देखो, उन्होंने जो चीज फिगर आउट करी वो हम भी फिगर आउट करते हैं। हम नेचर को देखते हैं कि यार अगर एक बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, ये रेस्ट में है, मैंने इस पर फोर्स लगाया तब इसने मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है, और उसके बाद ये फिर रेस्ट में आ गया। या फिर अगर मैंने इसको जैसे देखो मोशन दिया, अगर कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, तो जब तक मैं बल लगा रहा हूं तब तक तो वो मोशन में है, लेकिन अपना फोर्स हटाने के बाद वो वापस से रेस्ट में आ जाती है, ठीक है। तो यहां पर ना अभी एकदम से उनको आइडिया नहीं आया होगा कि यार फोर्स से ही मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहां पर मोशन स्टॉप भी हो रहा है, मोशन चेंज भी हो रहा है। तो इन चीजों को उनको फिगर आउट करना था और ये एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन कई दिन तक जब इन चीजों को उन्होंने ऑब्जर्व किया तो ये पाया कि यार फोर्सेस जो है ना बहुत प्रकार के हैं, ठीक है, बहुत सी चीजें आपस में फोर्स लगा रही हैं। और वो क्या है कि हमें ये तो दिख रहा है कि फोर्स लगाने से मोशन हो रहा है, लेकिन बॉडी रुक क्यों रही है? क्या उसके पीछे भी फोर्स ही कारण है या कुछ और कारण है? फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक एक फ्लोर पर एक बॉक्स को, ठीक है, एक हिट देता हूं तो ये इसके अंदर मोशन आ जाता है, लेकिन उसके बाद ये थोड़ी दूर जाके रुक जाता है। लेकिन रुकता क्यों है आज हम जानते हैं, क्योंकि आज हमारे लिए इन टर्म्स को बोलना बहुत आसान है। ये फ्रिक्शन की वजह से रुक जाता है। लेकिन न्यूटन के टाइम पे सोच के देखो, वहां पर तो हम फोर्सेस के रिलेशन भी नहीं जानते थे और ना ही हम ये जानते थे कि ये फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। हम तो बस मूव कर रहा है, करने दो। एक आदमी दुनिया बदल सकता है, वो आदमी थे आपके सर आइजैक न्यूटन, और उन्होंने इस पे सोचना स्टार्ट किया और उन्होंने इस चीज को दो नजरिए से देखा। एक उन्होंने रखा, एक सरफेस पे जब ब्लॉक को पुश किया और फिर एक सरफेस पे मतलब पानी फैला दिया या फिर ऑयल फैला दिया, फिर उसको पुश किया। तो अब दोनों सिनेरियो के अंदर जब उन्होंने सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि जब रफ सरफेस था तो स्मॉल डिस्टेंस पर वो रुक जाता था। ऑब्जर्व करना है, अभी हम सिर्फ नेचर में क्या क्या देखते हैं उन चीजों को देख रहे हैं। और ये चीज आप भी जानते हो कि अगर स्लिपरी सरफेस होगा, अभी आप फ्रिक्शन फ्रिक्शन ये वर्ड भूल जाओ, लेकिन हाँ एक ऐसी सतह जहां पर आप फिसल जाते हो, ठीक है, ऐसी सतह, और एक ऐसी सतह जो बहुत खुरदुरी है जहां आप नहीं फिसलते हो। तो जो स्लिपरी सरफेस है, जब उस पर पंच किया उन्होंने उस बॉक्स को या फोर्स लगाया तो उसने लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल किया। यानी कि यहां पर कुछ तो है जो मोशन को अपोज कर रहा है। तो अगर फोर्स मोशन को प्रोड्यूस कर सकता है और अगर कोई बॉडी मोशन में है और मैं उसके वेलोसिटी के, अगर उसकी वेलोसिटी मेरी तरफ और मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो वो उस मोशन को अपोज करता है। यानी कि रियलिटी में अगर मैं देखूं तो मुझे ये बातें समझ आ रही हैं कि फोर्स की वजह से आप किसी बॉडी को मूव भी करा सकते हो और फोर्स की वजह से आप किसी बॉडी को स्टॉप भी कर सकते हो। और जो ये अपने आप रुका करती हैं चीजें, इनके पीछे भी कारण फोर्स ही है, क्योंकि जब खुरदुरा सरफेस था, मतलब रफ सरफेस था, तब इसने स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल किया। और ऐसा तभी हो सकता है जब मैं ज्यादा फोर्स लगाऊं। अगर कोई बॉडी आ रही है मेरे पास, मैं उस पर ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो वो जल्दी रुक जाती है। नेचर में ये ऑब्जर्व्ड चीज है।
और अगर कम फोर्स लगाऊंगा तो उसे रोकने में मुझे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो यहां पर न्यूटन ने यह चीज समझी कि यार फोर्स मोशन को क्रिएट भी करता है और बॉडी को रेस्ट पे भी ला सकता है। और इस दौरान जो चीज होती है उनमें मोशन के अंदर जो चीज आती है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में खड़ी है तो पोजीशन फिक्स है। जब आपने उस पर फोर्स लगाया तो उस बॉडी में क्या चेंज आना स्टार्ट हुआ, पोजीशन चेंज होना स्टार्ट हुआ। लेकिन पोजीशन जब चेंज होता है टाइम के साथ तो हम उसको बोलते हैं वेलोसिटी। लेकिन मजेदार बात क्या है, यहां पर फोर्स अप्लाई करने के बाद थोड़ा फील करना इस चीज को, जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो अगर मैं हर पॉइंट पे वेलोसिटी को देखूं तो आप क्या नोटिस करोगे, फोर्स लगाने से ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है। वो जीरो से स्टार्ट करती है और एक वेलोसिटी को अचीव करती है। वो जीरो से स्टार्ट होती है और एक वेलोसिटी को अचीव करती है। यानी कि फोर्स जो है वेलोसिटी तो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उससे पहले वेलोसिटी उसका डायरेक्ट कॉज नहीं है। फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है एक्सीलरेशन, क्योंकि यहां पर चेंज इन वेलोसिटी एंटर कर रही है। और ये और भी ज्यादा डीप उन्होंने नेचर से जब बात करनी स्टार्ट करी तो देखा कि यार जब मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं, चलो भाई अभी हम एक ऐसे स्लिपरी सरफेस ले लेते हैं, चलो नहीं भी लेते हैं, रफ सरफेस है जिसकी वजह से बॉडी अब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। तो यहां पर मैं ये फील कर पा रहा हूं कि मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं और स्लिपरी सरफेस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं धक्का देते वक्त अपने फोर्स को और बढ़ा दूं तो उसकी वजह से क्या इंक्रीज होगा, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज होगा। लेकिन वेलोसिटी का इंक्रीज होना समय के साथ किसको दर्शाता है, एक्सीलरेशन को दर्शाता है। यानी कि क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है जिसको आज हम फ्रिक्शनल कहते हैं या फिर ये अपोजिंग फोर्स बोलते हैं, अभी फ्रिक्शन वर्ड नहीं लेते हैं, ये फोर्स तो उतना का उतना ही था। लेकिन जब आपने अपने बल को बढ़ा दिया तो इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ। यानी कि फोर्स वेलोसिटी तो चेंज करता ही है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है तो उसको एक्सीलरेशन कहते हैं। यानी कि फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है एक्सीलरेशन। तो पहली चीज जो उन्होंने पकड़ी कि फोर्स का रिलेशन एक्सीलरेशन के साथ है, ठीक है। क्या है कैसे है अभी नहीं पता, लेकिन फोर्स का रिलेशन एक्सीलरेशन के साथ है, ठीक है। और इन्हीं चीजों को जब आप एक बार, जितनी परिस्थितियां अभी मैंने आपको नेचर में बताई हैं, इन्हीं परिस्थितियों को जब आप सोचोगे तो आप एक चीज भली भांति फील कर पाओगे कि यार अगर बॉडी रेस्ट में है और मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूं तो बॉडी में वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यानी कि वो एक्सीलरेट करेगा, ठीक है। और वो रुक क्यों रहा है, क्योंकि रफ सरफेस की वजह से एक फोर्स आ रहा है, इस वजह से वो रुक रहा है। तो इस फोर्स को एक नाम देते हैं, तो हमने इसको नाम दे दिया अब फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो यार अगर अगर यहां पर देखो, अगर के साथ बात करना स्टार्ट किया उन्होंने नेचर से कि अगर ये फ्रिक्शन फोर्स कम हो तो क्या होगा। तो हमने देखा ना, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है तो डिस्टेंस कम होगा, फ्रिक्शन फोर्स कम है तो वो लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और अब इसी चीज को नेचर से मैथमेटिकली कम्युनिकेट करो, लेसर द फ्रिक्शन फोर्स मोर द डिस्टेंस। अगर फ्रिक्शन फोर्स और कम होगा तो वो और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और कम होगा तो वो और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फ्रिक्शन और कम होगा तो वो और ज्यादा डिस्टेंस करेगा। चलो थोड़ा सा कैलकुलस वाला दिमाग लगा लेते हैं। वही चीज, फ्रिक्शन जैसे जैसे जीरो को अप्रोच कर रहा है, डिस्टेंस वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। और इसका मतलब क्या है कि भाई फ्रिक्शन अगर जीरो होगा तो ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। और इसी दौरान एक चीज और नजर आई कि फोर्स की वजह से अगर कोई बॉडी इधर जा रही है वी वेलोसिटी से, मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, और जो ये घर्षण वाला फोर्स है, फ्रिक्शन वाला जो फोर्स है, ठीक है, ये इसको अपोज कर रहा है। अगर वो फोर्स कम है तो इसकी वेलोसिटी का चेंज समय के साथ जो आ रहा है, पूरा फील करना कि हम इंफिनिटी तक क्यों गए हैं, इसलिए बारीकी बारीकी से बस ऑब्जर्व करना है नेचर को। अगर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो इसकी वेलोसिटी 10 है, वो बहुत जल्दी जीरो हो जाएगी, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, सॉरी, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो इसकी वेलोसिटी 10 है तो वो बहुत जल्दी जीरो हो जाएगी। फ्रिक्शन को कम करते हैं, थोड़ा स्लिपरी सरफेस बनाते हैं, तो इसकी वेलोसिटी अभी 10 है, उसको जीरो होने में ज्यादा टाइम लगेगा। यानी कि एवरेज एक्सीलरेशन जो है अब वो क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन, सॉरी, क्योंकि अपोज कर रहा है अभी तो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका रिटार्डेशन जो है वो स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, माफ करना, कम हो जाएगा। अब फ्रिक्शन और कम कर दिया जाए तो इसकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है समय के साथ वो और धीरे धीरे घटना स्टार्ट करेगा, क्योंकि अपोज कर रहा है। फ्रिक्शन और कम हो जाए तो वो और धीरे धीरे घटेगा। इसका मतलब क्या है कि पहली कड़ी जोड़ूं, फ्रिक्शन नहीं है तो लार्ज डिस्टेंस, पहली कड़ी, ठीक है। तो हमने बोल दिया कि वो इनफाइनाइट जाएगा, लेकिन इसका और पक्के तौर पे सबूत चाहिए कि भाई इनफाइनाइट ही क्यों। तो फ्रिक्शन अगर कम होता जा रहा है तो वेलोसिटी में चेंज जो कि वो कम हो रहा है वो धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर फ्रिक्शन खत्म ही हो जाएगा तो वेलोसिटी में चेंज होना ही खत्म हो जाएगा। अब इस चीज को लॉजिकली पकड़ो, फ्रिक्शन ज्यादा है, वेलोसिटी में चेंज जल्दी आ रहा है, फ्रिक्शन कम हुआ, वेलोसिटी में चेंज धीरे आना स्टार्ट हुआ, फ्रिक्शन और कम हुआ, वेलोसिटी में चेंज और कम होना स्टार्ट हुआ। इसका मतलब फ्रिक्शन जैसे जैसे जीरो की तरफ बढ़ेगा फिर आपका जो वेलोसिटी में चेंज है वो होगा ही नहीं, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आने के लिए आपका फ्रिक्शन होना चाहिए। तो इसी से उन्होंने अपने पहले नियम को निकाला, और वो ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी
और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी जब तक उन पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। हम बस एक गलती करते हैं, हम उस लॉ को ऐसे याद करके चलते हैं, और नेचर में जब बात करोगे आप तो देखो आपको जवाब खुद मिलना स्टार्ट हो गया। यानी कि हम में वो कैपेबिलिटी है जो सर आइजैक न्यूटन में भी है। हम खुद सर आइजैक न्यूटन जैसा दिमाग रखते हैं, बस हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लॉ को, तीन लॉ को याद करके, ठीक है, हम लोग कुछ जीत नहीं सकते हैं, लेकिन नेचर से बात करके इन लॉस को हम फील कर सकते हैं। और इसी बात को देखो हमने फील कैसे किया, फ्रिक्शन कम होता जा रहा है। ठीक है, अभी फ्रिक्शन के ना हमें कोई फॉर्मूला पता है ना कुछ पता है, नेचर में बात कर रहे हैं, फ्रिक्शन कम तो अच्छा ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, पहली पॉइंट हमने पकड़ा। दूसरा पॉइंट, फ्रिक्शन कम तो चेंज इन वेलोसिटी जो है, फ्रिक्शन ज्यादा है तो चेंज इन वेलोसिटी फास्ट है, फ्रिक्शन कम है तो चेंज इन वेलोसिटी स्लो है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन खत्म तो चेंज इन वेलोसिटी होगा ही नहीं, और अगर वो होगा नहीं तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जाती रहेगी, इसलिए जीरो फ्रिक्शन पर ये बॉडी इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब हम बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो चुके हैं इस बात से, और ये नेचर में हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। हमने स्लिपरी जगह पर अपने आप को कभी गिराया होगा, कभी हम रफ सरफेस पर जाके गिरे होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों के बचपन में खेलते कूदते हुई हैं, तो यहां पर उसी खेल कूद को ऑब्जर्व किया और पहला नियम ढूंढ के निकाला, और वो ये है कि if a body is in motion it will remains in motion, if a body is in rest it will remains in rest unless and until a force is applied on it, as simple as that। तो न्यूटन का पहला नियम न्यूटन ने नेचर से बात करके ढूंढा था, कहीं किताबों में नहीं पढ़ा था। इसलिए राइट वे ऑफ एजुकेशन के लिए हमको भी नेचर से ही दोस्ती करनी चाहिए। ठीक है, तो पहला नियम हमें समझ आ गया। अब यहां पर उन्होंने इसी नियम को ढूंढ रहे थे, मतलब ये नियम तो बन गया, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक चीज डिस्कवर कर ली थी कि यार फोर्स का जो रिलेशन है वो एक्सीलरेशन के साथ है। ठीक है, फोर्स का रिलेशन एक्सीलरेशन के साथ है। अब किसी चीज को हम नेचर में ऑब्जर्व करते हैं, ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो यार बॉडी की वेलोसिटी का चेंज जो होगा वो ज्यादा होगा, कम फोर्स लगाऊंगा वेलोसिटी का चेंज कम होगा। इसका मतलब कि फोर्स और एक्सीलरेशन आपस में प्रोपोर्शनल है, यानी कि मोर द फोर्स मोर द एक्सीलरेशन, लेसर द फोर्स लेसर द एक्सीलरेशन। यानी कि भाई अगर फोर्स बढ़ा है तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा, या फिर आप इसको उल्टा देखो, किसी की एक्सीलरेशन तेज बढ़ रही है इसका मतलब उस पर फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो ये हो गया आपका प्रोपोर्शनल रिलेशन। अब यहां पर उन्होंने सोचा कि यार, अब उन्होंने क्या सोचा, हमें भी सोचना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि बस यहीं पे हम बस एक ही चीज को देखेंगे, और क्या क्या चीजें मोशन को यहां पर हैम्पर कर रही हैं या अफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसी चीज को सोचना स्टार्ट किया, और उनके सामने एक परिस्थिति आई कि यार अगर अगर मान लो कि एक बॉडी है, ठीक है, जो कि 10 किलोमीटर, 10 नहीं थोड़ा और स्लो स्पीड लेते हैं हम लोग, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, और एक दूसरी बॉडी है जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। ठीक है, ये परिस्थिति, क्योंकि भाई न्यूटन है, वो नेचर से बात करना जानते हैं, यही उनकी खासियत थी। नेचर में परिस्थितियों को देखते थे, लोगों को इमेजिनेशन में टक्कर करवाते थे और चीजों से बात करना स्टार्ट करते थे। इन्हीं को थॉट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जो नेचर में देखा उसी को थॉट में लाए, बात करना स्टार्ट किया। और उनमें से एक बात ये भी है, 2 किलोमीटर स्पीड से एक बॉडी जा रही है, दूसरी बॉडी है जो 100 किलोमीटर स्पीड से आ रही है, और ये दोनों टकरा जाते हैं। ठीक है, दोनों टकरा जाते हैं, तो उनके माइंड में आया कि इनके कोलिजन की वजह से किसको डैमेज ज्यादा होगा। तो पॉइंट इज कि किसको डैमेज ज्यादा होगा, जवाब मैं आगे दूंगा, लेकिन आप इसी वक्त वीडियो को पॉज करके, ठीक है, इसके बारे में सोचो और कमेंट में एक बार लिखो कि किसको ज्यादा डैमेज होगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपके मन में इसका रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आप कमेंट में प्लीज लिखना मुझे। ठीक है, और उसके बाद जब मैं रिजल्ट बताऊंगा तो देखना कि हाँ कैसे न्यूटन ने सोचा इस चीज के बारे में। ठीक है, तो चलो, तो कुछ लोगों को लगता है, मैंने ये क्वेश्चन जब ऑफलाइन क्लासेस वगैरह में काफी लोगों से पूछा है, तो कुछ बच्चे कहते हैं 2 वाले को लगेगा, कुछ बच्चे कहते हैं 100 वाले को लगेगा, लेकिन फिर सही जवाब क्या है इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, हमारे सबसे अच्छे मित्र नेचर आपको देंगे, और उसी से हम बात करते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, अगर 2 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाला जो वस्तु है, ठीक है, वो मान लो ट्रेन है, ठीक है, और 100 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली आपकी एक बाइक है। ठीक है, बाइक पर मान लो कोई इंसान बैठा है, वही चला रहा है। अब अगर ये दोनों भी टकराएंगे तो यहां सबसे ज्यादा डैमेज बाइक को होगा। यस, ठीक है, अब ठीक इसका उल्टा कर दो। ठीक है, अब ठीक इसका उल्टा कर दो, यानी कि अभी अगर देखा जाए, ठीक है, अभी अगर देखा जाए तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली वस्तु को ज्यादा डैमेज हुआ है। ठीक है, अब यहां पर हम 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक बाइक ले लेते हैं, ठीक है, और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक बुलेट ले लेते हैं, जो बंदूक में जो गोली होती है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब किसको डैमेज होगा, ऑब्वियसली इस केस में भी बाइक वाले को डैमेज होगा, लेकिन इस बार बाइक तो स्लो स्पीड से जा रही थी। तो इट मींस कि वेलोसिटी जो है वो फोर्स से होने वाले इंपैक्ट को
अकेले नहीं समझा पा रही है, मतलब पूरा उसको कनेक्ट नहीं कर पा रही है। हाँ, वो ये बता सकती है कि हाँ, इसमें वो काबिलियत है बल लगाने की, लेकिन वो काबिलियत सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी से नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि यहां पर अब इस परिस्थिति को थोड़ा सा और उन्होंने ऑब्जर्व किया, और वो ये कि अभी तक हमें ये तो लग रहा है कि भाई फोर्स का एक्सीलरेशन के साथ रिलेशन है, लेकिन इस फिनोमिना के साथ, इस बातचीत के साथ वो चीज और पक्की होगी। अब देखो कैसे, 2 की स्पीड से ट्रेन चल रही है, 100 की स्पीड से बाइक चल रही है। अब लॉजिकली समझना, जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो बाइक के अंदर वो कैपेबिलिटी उतनी नहीं है कि वो ट्रेन को रोक पाए, ट्रेन उसको उल्टा क्रश करके आगे निकल जाएगी। ठीक है, अब यहां पर बाइक और बुलेट का केस लेते हैं, तो अगेन बाइक में जो इंसान बैठा है उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बुलेट को रोक पाए। ठीक है, तो यहां पर वो रोक क्यों नहीं पा रहा है? ठीक है, वो रोक क्यों नहीं पा रहा है? और बुलेट की स्पीड इतनी स्लो नहीं होती है, लेकिन यहां पर बात यह, हाई स्पीड लो स्पीड इस तरीके से करना है, तो यहां बुलेट की स्पीड को ले लो 1000, बुलेट की स्पीड को 1000 ले लो, तो बाइक वाले पर्सन में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बुलेट को स्टॉप कर पाए। तो अब यहां पर बात आती है कि यार ऐसा क्या है जिसको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं? तो वो ये चीज निकल कर आई कि इन चीज में ना बाइक ट्रेन को रोक पाया, ठीक है, ना बाइक इस केस में बुलेट को रोक पाया। तो यहां पर कुछ तो ऐसा है जिस चीज को हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उस चीज पे जब बहुत अच्छे से चिंतन करोगे तो जवाब आएगा मास। ठीक है, मास। ट्रेन का मास बहुत ज्यादा है, ठीक है, वेयर बुलेट का मास कम है लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर फोर्स को अगर देखा जाए तो इंपैक्ट प्रोड्यूस करने के लिए या तो आप जबरदस्त वेलोसिटी के साथ आओ या फिर आप जबरदस्त मास के साथ आओ, तो यानी कि मास का भी रिलेशन फोर्स के साथ है। अब इसी चीज को सोचने जैसे उनको ये कनेक्ट हुआ तो उन्होंने सोचा हाँ यार, एक बहुत भारी सामान है, बहुत ज्यादा वजन वाला सामान है, बहुत ज्यादा मास वाला सामान है, तो मैं उस पर अपना बल लगाता हूं, जितना मैं लगा सकता हूं उसको पुश करने के लिए मैं उतना फोर्स लगा रहा हूं। वही एक छोटी सी बॉडी है, उतना ही फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी ज्यादा एक्सीलरेट करेगी, जो छोटी है लेकिन वो भारी वजन वाली चीज बहुत धीरे एक्सीलरेट करेगी। अगर हिली भी तो नहीं हिली तो एक्सीलरेट ही नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अगर हिला दिया, मान लो ज्यादा वजन है तो उतने ही फोर्स में स्लो मूवमेंट क्या कहते हैं एक्सीलरेशन आएगा, लेकिन अगर हल्का वजन है तो उतने ही फोर्स में ज्यादा एक्सीलरेशन मुझे मिल रहा है। यानी कि एक चीज और पता चल गई कि फोर्स का यहां पर मास के साथ भी कनेक्शन है। ज्यादा मास होगा तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कम मास हो अगर सेम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करना है तो, और अगर कम मास होगा तो आपको कम फोर्स लगाना होगा। तो ये भी आपका एक प्रोपोर्शनल रिलेशन बना लेता है। ठीक है, और यहां पर इसी के अंदर एक और चीज हमें देखने को मिलती है कि यार फोर्स लगाने की कैपेबिलिटी, ध्यान से समझना, फोर्स लगाने की कैपेबिलिटी, यहां पर एक चीज हमें मिलती है कि यार बाइक के पास 100 की स्पीड थी लेकिन वो कैपेबल नहीं था ट्रेन को रोकने के लिए। बुलेट के पास, जो ये बंदूक वाली बुलेट है, 1000 की स्पीड थी तो ये बाइक वाले को अच्छे से हिला पाया, इंपैक्ट कर पाया। लेकिन वही अगर बुलेट की स्पीड में 5 किलोमीटर पर आवर कर दूं तो उसके अंदर वो ताकत नहीं रहेगी। तो इस एबिलिटी टू प्रोड्यूस फोर्स को न्यूटन सर ने एक नाम दिया, और वो नाम क्या दिया? मोमेंटम। ठीक है, वो नाम क्या दिया? मोमेंटम दिया। यानी कि मोमेंटम वो आपका वो पार्ट है, हम तो पढ़ते हैं बस इट्स मास इनटू वेलोसिटी, बट मोमेंटम अगर आपके पास है तो आप कितने एबल हो फोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए टाइम के वेरिएशन के साथ, दैट इज योर मोमेंटम। और अभी हमें ना मोमेंटम का फॉर्मूला पता है ना फोर्स का फॉर्मूला पता है, तो इसके फॉर्मूले पे तो हम बाद में आएंगे। पहले हमने फोर्स के लिए जो कनेक्शंस थे, जिनके बीच में ये रिलेशन बन रहा है, उन चीजों को ढूंढ लिया है। अब नेचर को थोड़ा और ऑब्जर्व किया कि इनके अलावा भी कोई पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से फोर्स को अफेक्ट होता है, तो बहुत सोचा बहुत सोचा, ठीक है, आप भी सोच के देखो, और कोई तीसरा पैरामीटर मिला ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर अब हमारे पास फाइनली एक कनेक्शन आ गया है, और वो कनेक्शन क्या है कि फोर्स का रिलेशन मास और एक्सीलरेशन के साथ है, और वो प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो प्रोपोर्शनल रिलेशन को हम मैथमेटिकली कैसे बात करेंगे कि या तो ये m प्लस ए हो सकता है, ठीक है, या फिर m मल्टीप्लाई ए हो सकता है। ठीक है, माइनस इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है और डिवीजन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है, क्योंकि उस टाइम एक्सीलरेशन के बढ़ने से फोर्स घटता अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, अगर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो मास के बढ़ने से फोर्स घटता, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में प्लस या मल्टीप्लाई। अब ये जो फॉर्मूला है ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, नेचर से जो हम बात कर रहे हैं उसी को हमारी भाषा में कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है, मैथमेटिकली, बस और कुछ नहीं। तो न्यूटन ने पूछा अपने आप से, नेचर से पूछा, माफ करना, कि यार अगर किसी बॉडी में एक्सीलरेशन नहीं होगा, मान लो ये एक बॉडी है, रेस्ट पे खड़ी है, तो क्या इस पे कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। इसका मतलब जीरो एक्सीलरेशन पे फोर्स भी मैंने इस पे जीरो अप्लाई कर रखा है। भाई मैं फोर्स ही नहीं लगा रहा हूं,
तो एक्सीलरेशन आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर एक्सीलरेशन 0 होगा तो फोर्स की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, यस और नो। तो लेकिन यहां पर इस परिस्थिति में मैंने देखा कि मैंने फोर्स नहीं लगाया, लेकिन इस बॉडी का मास है, और अगर मैं इस फॉर्मूले को लेकर चलूं तो यहां पर आंसर m आएगा, जो कि गलत है। रियलिटी में वास्तविकता को देखना है बस हमें, और कुछ नहीं करना है। तो वास्तविकता को देखा तो यार यहां पर जवाब आपका 0 होना चाहिए था, लेकिन इस केस में m आ रहा है, तो ये रिलेशन इनके बीच का सही नहीं है, ये रिलेशन गलत है। तो अब उन्होंने कहा इसको हटाओ, और अब बढ़ते हैं अगले रिलेशन की तरफ, जो कि प्रोपोर्शनैलिटी में मल्टीप्लाई लेकर आ रहा है, और वो ये है 0 फोर्स 0 एक्सेलरेशन नहीं होगा। और फिर रियलिटी में क्या कि यार अगर किसी बॉडी में मास ही नहीं है तो आप उसको फोर्स लगा ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी कि 0 मास 0 फोर्स। और ये मैथमेटिकली वही कम्युनिकेट कर रहा है जो हम देखते हैं इस दुनिया में। इसका मतलब जो देख रहे हैं ये चीज मैथमेटिकली वही चीज कन्वे कर रही है। और फाइनली ये रिलेशन हम लोगों ने नेचर से डिस्कवर कर लिया, डिराइव नहीं किया है, डिस्कवर किया है, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने नेचर से डिस्कवर कर लिया। और अब यहां पर हमारे पास फाइनली फोर्स का फॉर्मूला आ गया, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब अपने पुराने ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, जो मोशन में हम लोगों ने देखा था कि यार एक्सीलरेशन एक वेक्टर है, तो इसका मतलब मास एक स्केलर है। अगर वेक्टर के आगे कोई स्केलर नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है, बाकी वो रहेगा तो वेक्टर ही। तो इसका मतलब ये फोर्स भी एक वेक्टर है, और वेक्टर होने की वजह से हमें एक और बेनिफिट मिल जाता है कि यार परपेंडिकुलर वेक्टर्स एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स अपना अपना काम करते हैं, जिसकी वजह से आपका मोशन होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी है उस पर एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, और एक फोर्स इधर लग रहा है, इधर F1 है इधर F2 है, हमने जो वेक्टर्स में सीखा है हम उसकी बात करेंगे। और मैं अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाता हूं जो कि है ये डायरेक्शन x, ये डायरेक्शन y। तो x डायरेक्शन में मेरा एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन, ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, मोशन में हम लोगों ने सीख लिया है। तो यहां पर ये आ गया F1 अपॉन में मास, इसका मास कितना है m है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन मतलब इस डायरेक्शन का जो फोर्स है वो क्या होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा F1 अपॉन में m। और सिमिलरली एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन F2 अपॉन में m के बराबर हो जाएगा, काम खत्म। अब एक्सीलरेशन आ गया, वेलोसिटी निकाल लो, पोजीशन निकाल लो, टाइम के साथ जो मन चाहे वो निकालो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गए। इन केस F2 मेरा इस डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है, F2 मेरा इस डायरेक्शन में नहीं है, F2 कौन सी डायरेक्शन में है, F2 इस डायरेक्शन में है। तो हमें तो वेक्टर का ज्ञान है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहां पर एंगल थीटा बन रहा है, तो भाई यहां पर आ जाएगा F2 cos थीटा, और यहां पर आ जाएगा F2 sin थीटा। अब मेरे पास फोर्स वापस से परपेंडिकुलर हो गए। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर मान लो अभी F1 को हटा दो, F2 cos थीटा, F2 sin थीटा जब साइमल्टेनियसली लगेंगे तो वो इसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यही उसका रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट क्या, कंपोनेंट निकाल सकते हो। और अब देखो इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जब वेक्टर्स होंगे पैरेलल होंगे तो वो ऐड होते हैं लाइक स्केलर, तो यहां पर आ जाएगा F1 प्लस F2 cos थीटा, और y डायरेक्शन में हो जाएगा F2 sin थीटा। तो भाई इस डायरेक्शन में मास इंटू एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, और ये होगा मास इंटू एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन। तो भाई नेट एक्सीलरेशन निकालना है आपको, रिजल्टेंट निकालना है, कोई बात नहीं। एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन F1 प्लस F2 cos थीटा होल अपॉन में m, एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन F2 sin थीटा होल अपॉन में m, ठीक है। और रिजल्टेंट एक्सीलरेशन क्या होगा भाई, इन दोनों का पाइथागोरस करूंगा, ax इधर है ay इधर है, तो रिजल्टेंट यहां कितना निकलेगा, इन दोनों का पाइथागोरस करते हैं, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, जो कि बन जाएगा F1 प्लस F2 cos थीटा डिवाइड बाई m का होल स्क्वायर प्लस F2 sin थीटा डिवाइड बाई m का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। और इन सब चीजों को हम लोग बोलते हैं कि यार 11th में आके तो हम बड़े बड़े फॉर्मूलाज देख रहे हैं। वेक्टर का ज्ञान था, एक्सीलरेशन आपका वेक्टर है, फोर्स वेक्टर बन गया। अब वेक्टर बन गया तो आपको यहां कोई अलग ज्ञान थोड़ी लेना है, जो वेक्टर का ज्ञान है वही हमारे लिए काफी है, वही ज्ञान से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। और फिर हम लोग पता है शो ऑफ करने में 2 कदम और आगे निकलते हैं, हम यहां भी नहीं रुकते, हम लोग इस चीज के लिए एक फॉर्मूला बनाएंगे ऐसे, भाई एम एम कॉमन है, स्क्वायर है, 1 अपॉन एम स्क्वायर कॉमन लूंगा, जो रूट से बाहर निकलेगा तो यह आएगा 1 अपॉन एम अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स F1 F2 cos थीटा प्लस F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 1 अपॉन एम अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2
कॉस थीटा, ये लो काम हो गया। और अब देखो एफ, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 बन जाएगा, एफ तो कॉमन है, ये आ गया। फिर हम कहेंगे देखो वेक्टर वाला फॉर्मूला है ना, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो हम उल्टा सीढ़ी क्यों चढ़ रहे हैं, सीधा सीधा हो ना भाई, एक्सीलरेशन वेक्टर है तो फोर्स भी वेक्टर हो गया। तो जो काम आप वेक्टर में कर रहे थे वही काम आप यहां करोगे, काम खत्म। इसका मतलब पूरे चैप्टर के अंदर जब फोर्स फोर्स आएगा, इधर उधर दाएं बाएं फोर्स लग रहे होंगे, उनको बस एक्स एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएंगे, एक्स में फोर्स को लाएंगे, वाई में फोर्स को लाएंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे, लास्ट में पाइथागोरस, और उसके बाद एंगल बताना है। कोई बात नहीं, ये y2 है, ये y1 है, तो फोर्स इन y डायरेक्शन डिवाइड बाय फोर्स इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू tan फाई। tan इनवर्स करके लो आ जाएगा, एफ वाई की जगह ये लिखूंगा, एफ एक्स की जगह ये लिखूंगा, काम खत्म, हो गया सॉल्व। यानी कि भाई फोर्स का रिलेशन हमें मिल गया, नेचर में अब फोर्स को कैसे कम्युनिकेट करना है ये हमें समझ आ गया। और इसी के साथ हमारी वो बात पे हम वापस आते हैं, जो कि क्या है, वो ये है कि यार हमने एक चीज देखी थी कि जिसके पास जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी वो उतना कैपेबल होगा, क्योंकि बुलेट की वेलोसिटी कम थी तो उसका इंपैक्ट कम था, फोर्स लगाने की क्षमता उसकी कम थी। बुलेट की स्पीड ज्यादा थी, ठीक है, बंदूक वाली बुलेट, तो उसके इंपैक्ट करने की क्षमता ज्यादा थी। ट्रेन की स्पीड कम है लेकिन मास ज्यादा है, इसलिए वो इंपैक्ट ज्यादा दे सकता है। वही उसकी वेलोसिटी भी बढ़ा दी जाए तो इंपैक्ट बहुत भयानक हो जाएगा, बहुत भयंकर हो जाएगा। यानी कि ये जो फोर्स प्रोड्यूस करने की क्षमता है ना आपके पास, वो आपके मास पर डिपेंडेंट है और आपकी वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है। इसलिए यहां पर इन दोनों के साथ भी कोई कनेक्शन है, और इस क्षमता को एक नाम दिया गया, वो नाम रखा गया मोमेंटम, कि भाई आपके अंदर मोमेंटम, ठीक है, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है फोर्स प्रोड्यूस करने की, वो है मोमेंटम, जो कि प्रोपोर्शनल है मास के एंड वेलोसिटी के। और यहां पर वही चीज, वेलोसिटी नहीं है, खड़ा मास एकदम खड़ा ही है, क्या मोमेंटम, उसके अंदर कोई मोमेंटम नहीं है। यानी कि यहां पर भी प्लस वाला रिलेशन काम नहीं करेगा, जीरो वेलोसिटी पे मोमेंटम जीरो होगा। मास देखो, मास है लेकिन अगर वेलोसिटी नहीं है तो आपके अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है। ये बंदूक की गोली है, ये यहीं पर रेस्ट में खड़ी है, ये किसी पे कोई इंपैक्ट लगा सकती है, नहीं लगा सकती है, ठीक है। और इस बंदूक की गोली में कोई मास नहीं है तो भी नहीं लगा सकता है। यानी कि अगर मैं इसको देखूं, मोमेंटम को सिंबल दिया गया P, ठीक है, ये हो सकता है मास पर मास प्लस V, प्रोपोर्शनल है, तो भाई वेलोसिटी जीरो मोमेंटम जीरो। लेकिन प्लस वाले केस में तो m वैल्यू आ जाएगी, जो कि गलत है, इसलिए प्लस वाले केस को हटाया और यहां मल्टीप्लाई लगा दिया, और ये निकल कर आ गया mv। वेलोसिटी जीरो मोमेंटम जीरो, मास जीरो मोमेंटम जीरो, काम खत्म, रिलेशन हमको मिल गया। नेचर से जो हमने बात करी वही एग्जैक्ट रिलेशन हमको यहां पर मिला। अब देखो, वेलोसिटी भी एक वेक्टर है तो मोमेंटम खुद एक वेक्टर हो गया। अब अगर एक बॉडी का मोमेंटम इस डायरेक्शन में है p वेक्टर, एंगल बना रहे थीटा, तो यहां पर मोमेंटम हो जाएगा x डायरेक्शन में p cos थीटा, यहां पर हो जाएगा p sin थीटा। काम खत्म। अब क्योंकि ये फोर्स को प्रोड्यूस करने की आपकी क्षमता बता रहा है, तो यानी कि मोमेंटम का और फोर्स का भी कोई रिलेशन होगा। तो यहां पर उस रिलेशन को हम लोग ढूंढने चले तो हमको दिखाई दिया कि यार मोमेंटम है मास टाइम्स वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, वेयर एज फोर्स है आपका मास टाइम्स एक्सीलरेशन वेक्टर। तो अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, उस केस में आपका मोमेंटम बन जाएगा, ठीक है, सॉरी, फोर्स बन जाएगा, फोर्स वेक्टर बन जाएगा मास टाइम्स, ठीक है, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो पॉइंट को समझना, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। उसी केस में आपका एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंट एक्सीलरेशन, या फिर आप सिर्फ एक्सीलरेशन बोल लो, सेम होंगे जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तब। अगर वो वेरिएबल होगा तो आप पॉइंट की दुनिया से बात करोगे, यानी कि कैलकुलस की मदद लोगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो वो ये निकल कर आया और एफ वेक्टर बन गया आपके पास m। मान लो ये v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर है आपका चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो यहां पर अब अगर हम इस चीज को देखें तो ये क्या निकल कर आता है, मास को ले जाओ अंदर, mv2 वेक्टर माइनस mv1 वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी को मैं लिखता हूं t2 माइनस t1, ठीक है, या डेल्टा टी ही लिख दो, कोई बात नहीं। व्हाट इज दिस, दिस इज योर मोमेंटम। हमें थोड़ी पता था कि फोर्स और मोमेंटम में ऐसा रिलेशन होगा, हमने फोर्स के अंदर एक्सीलरेशन से वेलोसिटी का कनेक्शन हम जानते हैं, हमने उसी चीज को देखा और हमें यहां पर मोमेंटम नजर आया। तो ये क्या है, जब आपकी वेलोसिटी v2 है उस वक्त भाई देखो, बुलेट की वेलोसिटी v1 है, उसकी अभी की क्षमता, वेलोसिटी बढ़ गई, उसकी क्षमता बढ़ गई फोर्स लगाने की, तो ये बाद की क्षमता, ये पहले की क्षमता। तो ये बन गया भाई मोमेंटम सेकंड पोजीशन पर, मोमेंटम फर्स्ट पोजीशन पर, डिवाइड बाई t2 माइनस t1, डेल्टा टी ही लिख दो, तो ये बन गया डेल्टा p वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी। तो यहां पर फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया, एज सिंपल एज दैट। वही अगर आपका एक्सीलरेशन वेरिएबल होगा तो भाई आप यहां पर बिटवीन 2 पॉइंट, तो एवरेज अलग होगा, इंस्टेंट अलग होगा। तो यहां पर आप एक पॉइंट पर निकालोगे तो एक पॉइंट पर ये डेल्टा की जगह हो जाएगा dv अपॉन में dt।
ठीक है। और यहां पर जो ये dv अपॉन में dt है, ठीक है, अब इस d को आप बाहर ले आओ। हम कैलकुलस में जानते हैं कि भाई डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई, अगर कोई फंक्शन है यहां पर, मान लो एफ ऑफ एक्स लिख देता हूं फंक्शन, तो उस केस में कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आपको बस करना होता है, ठीक है। तो भाई अब करो ना, कांस्टेंट अंदर ले जाओ, तो मास को हम अंदर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा एम वी वेक्टर डी बाई डी टी। और ये क्या है, करंट। जैसे ये इंस्टेंट वेलोसिटी है, क्योंकि भाई डीवी का मतलब क्या है, एक पॉइंट पर आप चेंज देख रहे हो। कैलकुलस एज अ बेसिक क्यों हमने सीखा, इन्हीं चीजों को समझने के लिए। तो एक ही पॉइंट पर आपका मोमेंटम एक ही होगा। तो करंट मोमेंटम जो है डीपी वेक्टर, एमवी वेक्टर क्या हो गया, पी वेक्टर डिवाइड बाई डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड योर इंस्टेंट फोर्स। तो एफ इंस्टेंट हो जाएगा, एफ इंस्टेंट हो जाएगा डीपी वेक्टर अपॉन में dt। काम खत्म। देखो मोमेंटम हमने ढूंढ लिया, फोर्स का पहला नियम हमने ढूंढ लिया, ठीक है, फोर्स का पहला नियम कह रहा हूं, सॉरी, न्यूटन का पहला नियम हम लोगों ने ढूंढा, चीजों को एक्सप्लोर किया, और हर चीज हमें नेचर से बात करके मिल रही है, कोई भी चीज हम डिराइव नहीं कर रहे हैं। और इसी के दौरान यहां पर न्यूटन का दूसरा नियम भी निकल कर आ गया, और वो ये है कि जिस दिशा में फोर्स लग रही है उसी दिशा में मोमेंटम चेंज हो रहा है, क्योंकि एक्सीलरेशन भी उसी दिशा में हो रहा है, तो वेलोसिटी भी उसी दिशा में ही चेंज होगी, ठीक है। सो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू योर फोर्स इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। जिस दिशा में आपने फोर्स लगाया है, मोमेंटम भी उसी दिशा में चेंज होगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन बाय सर आइजैक न्यूटन। कितना सिंपल सा नियम है, ठीक है। और फोर्स और मोमेंटम दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, और इनको आपको वेक्टर की तरह सॉल्व करना है। ये दूसरे नियम का आपका पार्ट बन जाता है, क्योंकि यहां पर उन्होंने स्पेसिफाई किया है डायरेक्शन को। और उन्होंने क्या स्पेसिफाई किया है, ये तो हम फील कर ही पाते हैं, नेचर में हम खुद देख रहे हैं, एक्सीलरेशन एक वेक्टर है, क्योंकि वो मोशन से जुड़ा हुआ है, और मोशन में तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। तो जिधर एक्सीलरेट करोगे वेलोसिटी भी उधर ही चेंज होगी, तो भाई वो डायरेक्शन है उसमें इंपॉर्टेंट। अब मैं कहूं कि एक लड़का इधर इधर एक्सीलरेट कर रहा है पर वो पहुंच वहां रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। तो जो दिख रहा है उसी सच्चाई को हम बस रीड कर रहे हैं, नेचर से मैथमेटिकली बात करके, और रीड करके जो हम लिख रहे हैं वही हमारे फॉर्मूलाज बनते जा रहे हैं। तो दो नियम हम लोगों ने ढूंढ लिए, और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां फोर्स उसी डायरेक्शन में आपका मोमेंटम चेंज होगा, और फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। अब बढ़ते हैं आपके तीसरे नियम की तरफ, जो कि बड़ा ही मजेदार सा नियम है, और वो ये है कि न्यूटन नेचर को देखना स्टार्ट कर चुके हैं, अब वो रुकने वाले तो है नहीं। उन्होंने यहां पर एक चीज नोटिस करी, टग ऑफ वॉर का गेम। बच्चे खेलते हैं ना, रस्सी पकड़ के एक दूसरे को खींचते हैं, कौन जिसका बल ज्यादा होता है वो उधर जाते हैं। तो न्यूटन ने सोचना स्टार्ट किया कि यार मान लो अगर मुझे दो लोग राइट और लेफ्ट से पकड़ लें, तो मेरे साथ क्या होने वाला है। दो लोग अगर मुझे पकड़े और अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करे, अगर ये ज्यादा बल लगाएगा राइट वाला, तो मैं कहां जाऊंगा, राइट जाऊंगा। अगर लेफ्ट वाला ज्यादा बल लगाएगा तो मैं लेफ्ट में जाऊंगा। तो उन्होंने सोचा कि यार जो ज्यादा लगा रहा है मैं उसकी तरफ जा रहा हूं, इसका मतलब अगर दोनों बराबर बल लगाएंगे तो क्या होगा। तो इसका मतलब अगर मैं वास्तविकता को देखूं, टग ऑफ वॉर में बच्चे अगर खेल रहे हैं और दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है, तो वो लोग वहीं के वहीं खड़े हैं। इसका मतलब दोनों के दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या होगा, इक्वल होगा। वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर मुझे राइट और लेफ्ट से खींचने वाले जो लोग हैं वो बराबर फोर्स लगाएंगे, तो मैं एग्जैक्टली वहीं पे रहूंगा, या फिर दूसरा केस, बीच में से मेरी बॉडी अलग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इन लोगों के फोर्स इतने नहीं है कि मेरी बॉडी को तोड़ सके, इसलिए मैं जहां हूं वहीं पर रहूंगा। सो यहां पर अगर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है, तो आप इस परिस्थिति में कैसे रहोगे, रेस्ट में रहोगे। या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर जा रहे हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से रहोगे, क्योंकि फोर्स एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है, वेलोसिटी नहीं, ठीक है। वेलोसिटी में चेंज प्रोड्यूस करता है। तो अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हो और दोनों तरफ फोर्स इक्वल है, तो आप उसी वेलोसिटी से निकलोगे। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस हैं, इट्स लाइक एफ फोर्स इट्स लाइक नो फोर्स। और देखो ये वेक्टर की तरह ही काम कर रहे हैं। लेकिन अब इसी परिस्थिति से हम थोड़ा और ज्ञान ले लेते हैं। अगर फोर्स इधर होगा, ये भी एफ है, ये भी एफ है, तो क्या ये स्टॉप होगा, नहीं होगा, बल्कि ये इस डायरेक्शन में √2f फोर्स से, √2f की वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है इस डायरेक्शन में जाएगा, जैसे वेक्टर्स में आप ढूंढते हो, f² + f² का अंडर रूट इज √2f। तो यहां पर ये वाला एक्सीलरेशन आपको मिलेगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसी चीज पर उन्होंने इस बारे में जानने की कोशिश करी कि यार अगर मैंने किसी चीज पर एक पंच किया तो मुझे भी दर्द हुआ, लेकिन अब यहां पर यह है कि मैंने उस पर फोर्स लगाया, तो यार अगर मुझे इंपैक्ट हो रहा है तो इट मींस उसने भी मुझ पर फोर्स लगाया होगा। लेकिन अब यहां पर यह है कि जितना मैंने लगाया,
तो उसने मुझ पर कितना लगाया, वो ये जानना चाहते थे। जितना मैंने उस पर फोर्स लगाया तो उसने मुझ पर कितना फोर्स लगाया, ये मुझे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये न्यूटन सर ने सोचना स्टार्ट किया और इसी गुत्थी को सुलझाते वक्त उन्होंने कहा कि यार धरती ना, वो गुरुत्वाकर्षण पे भी काम कर रही है साथ के साथ, तो उनको अब ये तो पता है, वो ये जानते हैं कि धरती मुझे खींच रही है। ठीक है, धरती मुझे खींच रही है क्योंकि अगर मैं उछलूंगा तो अपने आप नीचे आ जाऊंगा क्योंकि धरती मुझे खींच रही है, लेकिन फ्लोर की वजह से मैं रुका हुआ हूं, फ्लोर की वजह से मैं रुका हुआ हूं। तो उन्होंने इस बारे में सोचा कि यार अगर मैं नीचे मुझे धरती खींच रही है तो इसका मतलब मैं इस फ्लोर पर फोर्स लगा रहा हूं, क्योंकि अगर ये फ्लोर अचानक से गायब हो जाए, ठीक है, क्योंकि देखो ऐसे तो गेम होते हैं ना, मान लो ऊपर एक दरवाजा सा बना रखे, आप उस पर खड़े हो, अचानक से वो दरवाजा खुल जाए तो यानी कि फ्लोर गायब हो गया, तो आप नीचे गिरते हो। उस जमाने में इसी तरह के सर्कसेस हुआ करते थे, रस्सी से बांध बांध के लोग दरवाजे बनाते थे और छोड़ देते थे, दरवाजा खुल जाता था, आदमी नीचे गिरता था, और उस तरह के फन उस जमाने में लोग लिया करते थे। तो उन्होंने इसी चीज को सोचा और कहा कि अचानक से गायब हो जाए तो धरती मुझे नीचे खींचना स्टार्ट कर देगी, तो क्योंकि ये दरवाजा गायब नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं और ये धरती भी मुझ पर फोर्स लगा रही होगी। ठीक है, क्योंकि ये धरती मुझ पर क्यों फोर्स लगा रही होगी, क्योंकि जो मैंने नेचर में वास्तविकता में अभी तक ऑब्जर्व कर लिया है वो ये कि यार अगर एक तरफ से फोर्स लग रहा है, भाई स्लिपरी सरफेस है ही नहीं, मान लो फ्रिक्शन है तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, फ्रिक्शन नहीं है तो कम फोर्स में भी उतना डिस्प्लेसमेंट आप ले सकते हो, फ्रिक्शन है ही नहीं, एक बार मोमेंटम दे दो ये जिंदगी भर चलता रहेगा। इसका मतलब कि भाई मेरे पास मोमेंटम है नीचे जाने का, लेकिन किसी ने मुझे रोक रखा है, और वो कौन है? ठीक है, तो यहां पर धरती मुझे नीचे खींच रही है, मैंने लिखा यहां पर मेरा जो फोर्स है उसको मैं लिखूंगा वेट के बराबर। किसके बराबर? मान लो अभी जी के बारे में न्यूटन सर ने नहीं ढूंढा है, तो मैंने कहा कि मैं उसको वेट के बराबर लिखूंगा। ये वेट मुझे नीचे खींच रहा है, मैं नीचे नहीं जा रहा हूं, इसका एक ही अर्थ है कि अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा होगा। तो मेरा वेट एक्शन है, और उस चीज की वजह से जो रिएक्शन वाला फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, उन्होंने इसको इस तरह से नाम दिया जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया कि मेरा वेट, देखो ये फोर्स जनरेट हो रहा है मेरे वेट की वजह से, क्योंकि अगर मेरे अंदर वेट ही नहीं होगा तो ये फोर्स जनरेट होगा नहीं, इसलिए इस फोर्स का नाम दिया रिएक्शन। क्या नाम दिया? रिएक्शन नाम दिया। तो मेरे एक्शन का रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं नहीं जानता कि इस फोर्स की वैल्यू कितनी है, मेरे वेट का मैं जानता हूं, लेकिन ये वैल्यू कितनी है ये मैं नहीं जानता हूं। और वापस से वही कड़ी आती है टग ऑफ वॉर की, कि अगर मेरा वेट रिएक्शन फोर्स से ज्यादा होगा तो मुझे कहां जाना चाहिए? राइट वाला पर्सन लेफ्ट वाले पर्सन से ज्यादा फोर्स लगा रहे तो मैं कहां जाऊंगा? वास्तविकता में राइट में। लेफ्ट वाला ज्यादा लगाएगा तो लेफ्ट में जाऊंगा, दोनों बराबर लगाएंगे तो वही रहूंगा। तो उन्होंने कहा रियलिटी में मैं तो रेस्ट में हूं, रियलिटी में मैं तो रेस्ट में हूं, और रेस्ट में मैं तभी हो सकता हूं जब ये दोनों क्या हो? इक्वल हों। क्योंकि अगर वेट ज्यादा हुआ रिएक्शन फोर्स से तो मैं जमीन फाड़ के नीचे चला जाऊंगा, और अगर रिएक्शन फोर्स ज्यादा हुआ वेट से तो मुझे ऊपर उड़ जाना चाहिए था, और इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, और इस तरह से डिस्कवर हो गया कि एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन। ठीक है, फोर्स, यहां पर मैं फोर्स लगा देता हूं, एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, यानी कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल, वेट नीचे है रिएक्शन ऊपर है, क्योंकि रिएक्शन भी नीचे होता तो मैं पूरा ही जमीन फाड़ के अंदर चला जाता, नहीं हो रहा है। सो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड, ठीक है, इक्वल तो लगा दिया, और यहां पर मैं लिखता हूं एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स, ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। ये बन गया सबसे ज्यादा पॉपुलर लॉ न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, न्यूटन ने इस तरह नेचर से बात करके इन तीनों नियमों को खोजा था। और देखो ये बात तो हम भी कर सकते हैं। क्या हमने टग ऑफ वॉर नहीं देखा है? क्या हमने चीजों को फिसलते हुए नहीं देखा है? क्या हमने ये नहीं देखा है कि मोशन के अंदर दिशा अहमियत रखती है, इसलिए एक्सेलरेशन वेक्टर है तो फोर्स वेक्टर होगा? क्या हमें नहीं पता था कि ट्रेन और आदमी टकराएंगे तो ट्रेन पे इंपैक्ट नहीं होगा, आदमी पे इंपैक्ट होगा? क्या हमें नहीं पता था कि बंदूक की बुलेट और आदमी टकराएंगे तो अगेन आदमी पे ही इंपैक्ट होगा? हम ये सब जानते थे, हमने सिर्फ बात नहीं करी। अगर हम कोई इंसान हमारे सामने आके बैठा है, हम उससे कुछ ना बोले तो हमारे बीच कभी कोई क्या कहते हैं, कुछ बनेगा? मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोई अच्छा अच्छा संबंध बनेगा? नहीं बनेगा। वो कहेगा ये नहीं बात कर रहा, मैं क्यों बात करूं? ठीक है, इसलिए कोई रिलेशन नहीं, कोई जानकारी का आदान प्रदान नहीं। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो भाई जिन लॉज के लिए हम ऐसे अपना माथा पकड़ लेते हैं, न्यूटन सर को इतनी बातें बोल देते हैं कि क्यों न्यूटन ने ये सारी चीजें ढूंढ दी थी, क्यों करा उन्होंने, हमारा सिलेबस बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया। भाई उन्होंने तो सिर्फ नेचर से बात करी थी, हम भी बात करके देखें तो जितनी अभी तक आपका वीडियो का लेंथ गुजरा है, इतनी देर में हमने न्यूटन के तीनों नियम को जान लिया, वो भी नेचर से बात करके।
हम न्यूटन सर को कोसते रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से 6-6 महीने हमको ये चीज समझ नहीं आती है, फॉर्मूला याद करके आगे बढ़ते 6-6 महीने ये बात समझ नहीं आती है। जितनी देर में मैंने आपको ये बताया है उतना ही देर एक बार आप सेल्फ स्टडी करके नेचर से ही ऐसे बात करके देख लो, जिंदगी भर नहीं भूलोगे और फिर न्यूटन सर के आगे अपने अपने शीश को नमन करोगे कि आप महान थे। ठीक है, इतनी आसान सी चीज आपने ढूंढ के इंसानों को ये रियलाइज कराया कि ह्यूमैनिटी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। हम इंसान में भीड़ जो है ना पागल ही है, हम लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन एक इंसान इन छोटी छोटी चीजों को ढूंढ लेता है ना जब, तो पूरी इंसानियत को बदल के रख देता है। आज इंसान चांद पे पहुंच गया है, किस वजह से? न्यूटन सर के इस इनिशिएटिव की वजह से। वो गुरुत्वाकर्षण ना ढूंढते, वो कैलकुलस ना डिस्कवर करते, वो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन ना डिस्कवर करते। न्यूटन सर का नाम तो बस ये एक्शन रिएक्शन में आम जनता जानती है, लेकिन उन्होंने तो कैलकुलस जैसी चीज बनाई है। ठीक है, पूरा कैलकुलस के इन्वेंटर है वो, डिस्कवरर, सॉरी माफ करना, इन्वेंटर तो उनको कहते हैं जो चीजें क्रिएट करें। ठीक है, वो डिस्कवरर है, कैलकुलस को उन्होंने डिस्कवर किया है। और सोचो आज के जमाने में कैलकुलस के हमने लेक्चर्स देखे हैं, कितनी कितनी बेमिसाल चीज निकल कर आई है। इस चीज को न्यूटन सर ने 17वीं शताब्दी में खुद से ढूंढ लिया था, और अब हम फॉर्मूलाज की रेस में लगे हुए हैं। तो देखो, खुद सोचो यार, नेचर से बात करके जब एक आम इंसान इतना महान बन सकता है, और हम यहाँ पर उन फॉर्मूलाज की रेस में दौड़ के अपनी महानता को खुद ही घटा रहे हैं। आगे चल के जॉब सीकर बन जाएंगे, इंजीनियर के नाम पे डिग्री होल्डर बनेंगे। तो ऐसा मत करो, जो सक्सेसफुल लोगों ने किया है वही करो, और दुनिया में अपना नाम रोशन करो, ह्यूमैनिटी को ट्रांसफॉर्म करो। दिस इज रियलिटी। ये है न्यूटन सर की रियलिटी, और ये है आपके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये 3 लॉज ऑफ मोशन है जिनके जरिए अब हम आगे चल के परिस्थितियों को देखेंगे और उन परिस्थितियों को एनकाउंटर करेंगे, और क्या जानेंगे कि भाई मोशन को फोर्सेस के जरिए कैसे स्टडी किया जाता है। और इस चीज में हमारे लिए आती है बड़ी ही सिंपल सी चीज, जो कि है फ्री बॉडी डायग्राम, जो कि ऑलरेडी आप देख चुके हो। फ्री बॉडी डायग्राम, FBD, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। उसमें हमें करना कुछ नहीं है। ठीक है, एक बॉडी है, एज सिंपल एज दैट। ये रही आपकी बॉडी। इस बॉडी पर जो भी फोर्स अप्लाइड है, आपको तीनों लॉस पता चल गई हैं। तो इस बॉडी पर जितने भी फोर्सेस हैं, ठीक है, मान लो एक फोर्स इधर लग रहा है F1, ठीक है, एक फोर्स इधर लग रहा है F2, और एक फोर्स इधर लग रहा है F3। 3 फोर्सेस मैं दिखाता हूं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं, बॉडी पर जो भी फोर्स अप्लाई कर रखे हैं आपने। अब क्योंकि आपको मेजरमेंट करनी है, मेजरमेंट करने के लिए आप क्या करोगे, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाओगे। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपकी मर्जी से होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो आपने बना लिया अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखा कि इसका एंगल थीटा है, इसका एंगल फाई है, इसका एंगल अल्फा है। अब ध्यान से देखना, थीटा और फाई एक्स एक्सिस से है, वेरस अल्फा जो है वाई एक्सिस से है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहां पर एंगल्स को मेजर किया। और क्यों कर पाए, क्योंकि अब हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मेरे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप, इनको इनके एक्सिस पर तोड़ लेंगे, यानी कि कंपोनेंट्स में निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है, ऑब्जर्व कर चुके हैं हम ऑलरेडी। ठीक है, तो क्योंकि ये वेक्टर है, तो भाई ये फोर्सेस को परपेंडिकुलर कर दो एक दूसरे के। क्या कर दो? परपेंडिकुलर कर दो एक दूसरे के, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्सेस अपना अपना काम करेंगे। ठीक है, और उस डायरेक्शन में जो जो फोर्सेस होंगे, जो पैरेलल होंगे, वो ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे डिपेंडिंग। सेम डायरेक्शन में तो ऐड, अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट। जो वेक्टर का ज्ञान है, तो ये हम लोग सोचते हैं कि एफबीडी हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सीख रहे हैं, नहीं, ये तो वेक्टर में सीख चुके हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस और कंपोनेंट में तोड़ना, तो यहां पर आ जाएगा F1 cos थीटा, और यहां पर आ जाएगा F1 sin थीटा। तो F1 की जगह अब हो गया F1 cos थीटा और F1 sin थीटा। तो भाई देखो, अकेला F1 जो प्रोड्यूस करता, वो F1 cos थीटा और F1 sin थीटा साइमल्टेनियसली मिलकर वही चीज, वही एक्सीलरेशन उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे। तो अब मुझे F1 की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये F1 sin थीटा और F1 cos थीटा ही आपके F1 बन गए। ठीक है, अब F2 आया, तो F2 का देखो भाई, एंगल पे ध्यान देना। तो इस तरफ जो कंपोनेंट बनेगा, दैट विल बी F2, माफ करना, यहां cos आएगा, क्योंकि बेस वाली लाइन है, cos फाई, और यहां पर आएगा आपके पास F2 sin फाई। जिसके साथ एंगल जुड़ा होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, F2 sin फाई, तो ये दोनों मिलके F2 वाला फोर्स प्रोड्यूस करेंगे। तो अब मैं F2 को यहां से गायब कर देता हूं। ठीक है, एंगल भी गायब कर देता हूं, भाई ऑलरेडी शो कर दिया है मैंने। ठीक है, तो देखो मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, जो F1 F2 फोर्स लग रहा था वही फोर्स अभी भी लग रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट F1 होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट F2 होगा। सिमिलरली F3 को देखें अगर हम, तो यहां लग रहा है F3, देखो ये एंगल इससे जुड़ा है, यानी कि बेस लाइन है, तो ये हो गया cos अल्फा, और इधर हो गया F3 sin अल्फा। और अब F3 को भी हम गायब कर देते हैं, ये रहा। अब देखो मेरा काम हो गया, तो ये sin थीटा। अब देखो, अब मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे जितने भी फोर्सेस हैं सब परपेंडिकुलर एक्सिस पर, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर आ गए हैं। ठीक है, सो अब मैं लेता हूं अपना खेल, ये डायरेक्शन प्लस,
ये डायरेक्शन प्लस, ये डायरेक्शन माइनस, ये डायरेक्शन माइनस। तो अब मैंने कहा कि भाई फ्री बॉडी डायग्राम क्या, मेरा फोर्स किसके बराबर होता है, मास टाइम्स एक्सीलरेशन, और ये क्या है, वेक्टर है। तो अगर मान लो एक बॉडी पर इधर एक्सीलरेशन ए वेक्टर लग रहा है, तो इस पर जो एफ वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा वो किसके बराबर होगा, वो इक्वल होगा मास टाइम ए वेक्टर के। और अब इसी ए वेक्टर के कंपोनेंट देखो, ए एक्स वेक्टर, ए वाई वेक्टर, ठीक है, ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर। तो यहां पर जो फोर्स होगा एक्स डायरेक्शन में होगा मास टाइम ए एक्स, मास टाइम ए वाई, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ठीक है, का अंडर रूट। तो इसमें अगर मास मल्टीप्लाई करूं तो यहां पर भी मास मल्टीप्लाई करूंगा, तो एम ए वेक्टर विल बी, मास को अंदर लेके जाते हैं, एम ए एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि एम स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एम ए वाई का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, एफ वेक्टर, ठीक है, इसका अंडर रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। तो देखो अगेन ये वेक्टर की तरह ही बिहेव कर रहा है, इट मींस आप ये काम कर सकते हो। एंड सी द मैजिक, भाई मैंने कहा इस डायरेक्शन में मैं एक्सीलरेशन ऑफ एक्स को ले लेता हूं एज पॉजिटिव वैल्यू, तो इस डायरेक्शन में जो जो फोर्स होंगे वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेंगे, और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे वो रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेंगे। तो नेट फोर्स जो होगा, अगर मान लो इधर का फोर्स ज्यादा इधर के मुकाबले, तो इधर एक्सीलरेट करेगा, इधर का फोर्स ज्यादा है इधर के मुकाबले, तो वो इस तरफ एक्सीलरेट करेगा, एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर F1 F2 लिखा हुआ है, बाकी इनकी वैल्यू जो वैल्यू होगी, अगर इन दोनों की वैल्यू ज्यादा हुई इससे तो इधर जाएगा, अगर इन दोनों की वैल्यू इससे कम हुई तो वो इधर जाएगा, यानी कि मैथमेटिक्स अपना काम कर देगा। फ्री बॉडी डायग्राम का लास्ट पार्ट, अपनी एक्सीलरेशन के डायरेक्शन पॉजिटिव चूज करो। मैंने ये वाली डायरेक्शन चूज करी जो मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, तो उस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, F1 cos थीटा प्लस F2 cos फाई। देखो ये दोनों फोर्स इस दिशा में है, वेयर एज F3 sin थीटा अपोज कर रहा है। अब भाई आप अपोज करोगे तो आप माइनस हो जाओगे, F3 sin अल्फा, और ये बन गया क्या, टोटल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, टोटल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। अब टोटल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन भाई पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन का ये बन गया नेट फोर्स, और नेट फोर्स किसके बराबर होगा, मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन के। बट क्योंकि ये सारे फोर्स एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्सीलरेशन कहां प्रोड्यूस होगा, एक्स में प्रोड्यूस होगा। दिस इज योर फ्री बॉडी डायग्राम का पार्ट, काम खत्म। वही चीज वाई में, भाई ये डायरेक्शन में मैं ए वाई को पॉजिटिव लेता हूं, तो इस दिशा में कौन कौन से फोर्स हैं, F3 cos अल्फा प्लस F1 sin थीटा, और ये अपोज कर रहा है माइनस F2 sin फाई, एंड दैट इज इक्वल टू एम ए वाई। ये फॉर्मूला नहीं है, वैल्यूज आएंगी, पुट करोगे रिजल्ट आएगा। आप इसको मास से डिवाइड करके ए एक्स ए वाई निकाल सकते हो, या फिर ये बन गया आपके पास एफ एक्स और एफ वाई, तो इससे आपको रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। अब जब आपके पास एफ एक्स और एफ वाई आ गया है, तो भाई रिजल्टेंट फोर्स जो इन तीनों फोर्सेस की वजह से, मान लो कोई एक फाइनल रिजल्टेंट फोर्स बन रहा है जो कि फाई एंगल बना रहा है, फाई तो मैं ले चुका हूं, ठीक है, मान लो बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, जो रिजल्टेंट एक्स का फोर्स है वो ये रहा, जो रिजल्टेंट वाई का फोर्स है वो ये रहा, तो यहां पर tan फाई हो जाएगा एफ वाई अपॉन में एफ एक्स। डाटाबेस का इस्तेमाल करेंगे या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे, फाई का वैल्यू मुझे मिल गया, ठीक है, एफ एक्स का स्क्वायर और एफ वाई का स्क्वायर करेंगे तो मुझे यहां पर, और उसका अंडर रूट करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स मिल गया। यही है फ्री बॉडी डायग्राम का काम और कुछ नहीं, यही है आपके फ्री बॉडी डायग्राम का काम और कुछ भी नहीं। इतना आसान है आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और जानते हैं हम लोग, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, इसके अभी हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये चीज बहुत ही प्यारे तौर पे कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है, और आप इसको बहुत ही आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। तो एक सिनेरियो देख ही लेते हैं, एक बॉडी है, ठीक है, इंक्लाइन पर रखी है, आपको बताने कि इस डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो भाई यहां पर मुझे इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन बताना है, और अगर मैं अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस तरह लूंगा, तो भाई इस डायरेक्शन में तो ना एक्स है ना वाई है, तो मेरे लिए क्या होगी, कंफ्यूजन। तो यहां पर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हटा दो, आप अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे लो, ये रहा इंक्लाइन, ये रहा आपका बॉक्स, तो ये रहा मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, आ गया। अब देखते हैं यहां पर, ठीक है, अब हम यहां पर जो ये बॉडी है, अब हमारे वेट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वेट जो होता है बेसिकली, हमें धरती किस फोर्स से नीचे खींच रही है, ठीक है। तो भाई धरती जब जब मैं आसमान में हूं, मान लो हवा में हूं, तो अगर मुझे वो जी एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट करवा रही है, तो मेरा जो एक्सीलरेशन धरती की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज जी। मेरा मास कितना है, एम, तो मास इंटू जी, ये वो फोर्स है जो धरती मेरे ऊपर लगा रही है, और जब मैं फ्लोर पे खड़ा हूं तो इतने ही अमाउंट का फोर्स मैं फ्लोर पे लगा रहा हूं और फ्लोर मुझे वापस दे रहा है, तो वेट हमेशा हो जाएगा एम जी, और वो कहां होगा, नीचे की तरफ,
ठीक है, वो कहां होगा, नीचे की तरफ। तो अब इधर ही देखो आप यहां पर आप इस ब्लॉक का जो वेट होगा, इसका मास m है, तो mg कहां लगेगा, नीचे लगेगा। इस इंक्लाइन का एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल आपका थीटा बन जाएगा। और आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अब आप इन चीजों को तोड़ दोगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा mg cos थीटा, और इधर आ जाएगा, माफ करना, ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये आ जाएगा आपके पास mg sin थीटा। तो mg की जगह हो गया mg cos थीटा, mg sin थीटा। हम यहां से इसको हटा देते हैं क्योंकि ये दोनों मिलके mg के ही इक्वल रिजल्टेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आपको सबसे पहले क्या देखना है, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे फोर्सेस आपको देखने हैं। तो अब आप नोटिस करो कि ये बॉडी फ्लोर पर फोर्स लगा रहा है, सिंपल वे में चलना, ये बॉडी फ्लोर पर भी तो फोर्स लगा रहा है क्योंकि भाई वेट की वजह से देखो mg cos थीटा इधर जा रहा है, फ्लोर पर फोर्स लगा रहा है। अब हर बार बच्चे क्या करते हैं ना, सीधा n को mg cos थीटा मान लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हाँ, इस केस में वो उसके बराबर है, लेकिन उस चीज को जनरल बना लेते हैं, वो मत करना। इसीलिए मैं इस पर थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस आपको स्टार्टिंग में ही करवाऊंगा ताकि आप इस नॉर्मल वाले जाल से बाहर रहो, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक, हमने जो तीसरे नियम को समझा उस हिसाब से ये बॉडी इस फ्लोर पर फोर्स लगा रही है, तो फ्लोर इस बॉडी पर फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स को हम सिंपल ये कहेंगे कि भाई वो फोर्स n के बराबर है। वो फोर्स किसके बराबर है, n के बराबर है, ठीक है। तो ये रहा वो n फोर्स, ये आपका mg cos थीटा इस डायरेक्शन में, mg sin थीटा इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, और इस डायरेक्शन को आप ये वाला ले लो प्लस डायरेक्शन, तो ये बन गया ax, और ये वाला डायरेक्शन बन गया ay, ये वाला डायरेक्शन बन गया ay। तो न्यूटन सर के नियम के अनुसार नेट फोर्स इन योर डायरेक्शन विल बी मास टाइम्स एक्सीलरेशन इन दैट डायरेक्शन, न्यूटन का दूसरा नियम, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, सिंपल mg sin थीटा। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के एक्सीलरेशन के बराबर होगा max के बराबर, m से m गया तो ax आ गया आपके पास g sin थीटा, जो आपको ढूंढना था। अब यहां पर आते हैं हम y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में मैं एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन उस तरफ ले लेता हूं, ठीक है। तो उस तरफ का फोर्स कौन है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको mg cos थीटा कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स लेंगे, उधर कौन सा फोर्स है, y डायरेक्शन में देखो नॉर्मल फोर्स है, y डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा है, माइनस mg, तो n में से माइनस mg cos थीटा करो, और वो बराबर होगा मास इंटू एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन। अब देखो आप परिस्थिति को, ये एक्चुअल इक्वेशन है। तो अब आप देखो कि यार y डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहा है, अगर ये इंक्लाइन के साथ आ रहा है तो y डायरेक्शन में तो इसने कोई मोशन ही नहीं किया है। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसके साथ जोड़ दो, हर जगह ये लाइन बना लो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जोड़ दो, हर बार तो ये बॉक्स x वाले पोजीशन को ही चेंज कर रहा है, y में तो देखो इसने कोई पोजीशन चेंज नहीं करी, यानी कि y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है इस भैया का, जीरो है, तो ये बन गया जीरो। तो इसलिए n माइनस mg cos थीटा अब जाके हुआ आपका जीरो, और n हो गया आपका mg cos थीटा। गलती क्या कर देते हैं बच्चे कि डायरेक्टली n को mg cos थीटा ले लेते हैं, और कई बार इस डायरेक्शन में भी मोशन होता है। मान लो ये चीज मैं लिफ्ट में रख दूं और लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रही है, तब उसके एक्सीलरेशन का एक कंपोनेंट इधर भी तो होगा, तब ये जीरो नहीं होगा, तब n आपका mg cos थीटा के बराबर नहीं होगा। तो भाई न्यूटन के नियम पे चलो, न्यूटन सर का नियम वो बस यही है, आप पहले निकालो फ्री बॉडी डायग्राम और फिर अपना एक्सीलरेशन चूज करो, उस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स आ रहा है वो मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होगा। सेम अपना वाई डायरेक्शन लो, उस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स आ रहा है वो मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होगा। अगर एक्सीलरेशन जीरो है तब आपका कुछ जो भी रिजल्ट आता है वो आप उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करोगे। यहां जीरो नहीं था तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया, तो वाई डायरेक्शन का एक्सीलरेशन जीरो, एक्स डायरेक्शन का एक्सीलरेशन ये, और ये हो गई परिस्थिति सॉल्व, काम खत्म, बस हजम। ठीक है, देखो कितना सिंपल है, नेचर से बात करनी है बस हमें, और कुछ नहीं करना है। अब देखो अगले पार्ट पे चलते हैं हम लोग, ठीक है, और ये पार्ट आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, और वो क्या है, रोप। ठीक है, अब इस चीज को आपको थोड़ा सा रियलिटी से भी फील करना होगा। इन रियलिटी जैसे देखो मोशन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एयर ड्रैग को इग्नोर किया था, बट वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। उसी तरीके से जो रोप होती है आपकी, रोप के अंदर मास होता है, बट हम लोग अभी के लिए उसको मास लेस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, मासलेस मान लेते हैं। और रोप में, रोप को जब खींचा जाता है, रोप को जब खींचा जाता है, मैं यहां पर एक रस्सी लूं, ये लो चार्जर की वायर ले लेता हूं, ठीक है, ये रोप है, अगर जब मैं इसको खींच रहा हूं तो इसमें एक तनाव पैदा हो रहा है, तो इस फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन, इस फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन। ठीक है, ये चीज बोलते हैं। अब इस चीज को आपको फील करना है, ठीक है। मान लो एक छत है, छत से मैंने एक रस्सी ली और एक ब्लॉक को यहां पर बांध दिया, ठीक है, एक ब्लॉक को मैंने यहां पर बांध दिया, और अब आप यहां पर इस चीज को ऐसे समझो कि इमेजिनरी, थोड़ा सा आपको इमेजिनरी इमेजिनेशन में जाना होगा। आप यहां पर इसको इमेजिनरी कट लगा दो एक, ठीक है। तो ये जो रोप है बेसिकली ये कुछ ऐसे ही तो जुड़े हुए हैं, मान लो ये रोप का ही पार्ट है, ये आपस में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की वजह से ही तो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपने वो एक इमेजिनरी कट लगा दिया।
अब आप देखो रोप के अंदर हो क्या रहा है। ये जो रेड कलर वाला रोप और ब्लू कलर वाला रोप, ठीक है, इसको ऐसे दिखाता हूं। तो रेड वाला रोप और ब्लू वाला रोप कैसे है? ब्लू वाला रोप रेड वाले रोप को नीचे खींच रहा है, पॉइंट को समझना, क्योंकि इस पे नीचे वजन लटका हुआ है, ये रेड को नीचे खींच रहा है, वेरस रेड जो है इसको नीचे जाने नहीं दे रहा है। इसका मतलब रेड जो है ब्लू को ऊपर खींच रहा है, रेड जो है ब्लू को ऊपर खींच रहा है। तो यानी कि इस पॉइंट पे अगर मैं एक इसको जूम करूं तो ये रोप कुछ इस तरीके से है, इस पर जो टेंशन है इस पॉइंट पर ऊपर लग रही है, वेरस इसके ऊपर वाले रोप को अगर मैं देखूं जिसको मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, तो वो रही रोप का दूसरा पार्ट, इस पर जो टेंशन है वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो हम जब टेंशन को शो करेंगे एज अ फोर्स तो हमें यहां पर डायरेक्शंस को ध्यान देना होगा, ठीक है, कि हम टेंशन को किसके लिए दिखा रहे हैं। अमूमन आप लोग यहां पर टेंशन को ऑब्जेक्ट के लिए दिखा रहे होंगे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रस्सी से जुड़ा हुआ है तो नीचे वाले पार्ट को इसको ऑब्जेक्ट बना दो। तो भाई सिंपल सा लॉजिक, इस ऑब्जेक्ट पर टेंशन कहां लगेगा, क्योंकि ये रस्सी को नीचे खींच रहा है तो रस्सी इसको ऊपर खींच रही है, तो ऑब्जेक्ट पे जो जब टेंशन दिखाओगे तो वो टेंशन ऊपर की तरफ होगा। एज सिंपल एज दैट, ये कोई रूल नहीं है, ये नेचर में एक ऑब्जर्व्ड रिजल्ट है और कुछ नहीं। तो भाई यहां पर ये रहा टेंशन और यहां पर है आपके पास इसका मास, इसका वेट mg, और क्योंकि ये रेस्ट में है तो आप सिंपल एक्सीलरेशन लो जो कि जीरो है, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू जीरो। देन इस केस में हो जाएगा mg और t इक्वल। लेकिन अगर ये लिफ्ट में होगा और इसका एक्सीलरेशन जीरो नहीं बल्कि a है तो नीचे की तरफ है, तो नीचे वाला फोर्स में पॉजिटिव लूंगा, mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, देन t इज इक्वल टू mg माइनस ma। काम खत्म। और जब ये एक्सीलरेशन g के बराबर होगा तो रस्सी में टेंशन जीरो हो जाएगी, ठीक है। मैथमेटिक्स के जरिए बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स के जरिए हमें सारे जवाब भी मिलते जा रहे हैं। देखो कितना सिंपल सा जवाब है ये। तो न्यूटन की दुनिया में हमें करना क्या है भाई, लिफ्ट वाले क्वेश्चन को हम इतना ज्यादा वो करते हैं, क्या कहते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, लेकिन कितने आसान से होंगे। ये देखो आपकी ये लिफ्ट है, ठीक है, ये एक वेइंग मशीन है, यहां पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, जितना ये इसका वेट होगा उतना ही मशीन बताएगी, लेकिन एक्चुअली में ये जितना फोर्स वेइंग मशीन पे लगाएगा वेइंग मशीन उतनी चीज बताएगी। ये वेइंग मशीन, ये लिफ्ट में है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है। अब हमें क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब जितने फोर्स इन पर लग रहे हैं वो बताना है। तो इनका mg नीचे की तरफ, और क्योंकि ये मशीन पर फोर्स लगा रहे हैं तो मशीन इन पर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, और मशीन जो है n के बराबर रीडिंग देगा। जो एन रीडिंग, जितना फोर्स ये मशीन पर लगा रहे हैं मशीन उतना लगा रहा है, ठीक है, लेकिन अभी नहीं पता कि वो कितना लगा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपल mg नीचे n ऊपर, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि यार वो फोर्स तो अपने वेट के बराबर लगा रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। फील करके देखो यार, लिफ्ट ऊपर जा रही है, आप अपनी जगह पर ही रहने की कोशिश करोगे इसलिए आप नीचे ढकेला जाओगे, ठीक है, जिसकी वजह से आप ज्यादा फोर्स लगा दोगे। तो सिंपल न्यूटन सर ने इस चीज को ढूंढा और वो क्या है, और वो नियम बड़ा सिंपल है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो भाई मैं बाहर एज अ ऑब्जर्वर इसको देख रहा हूं, क्योंकि अंदर के ऑब्जर्वेशन से हमें एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। इस तरह दे रहा हूं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे स्टडी करने वाले हैं, जहां हम लोग सूडो फोर्स को डिस्कवर करेंगे, और 2 + 2 कितना होता है, इक्वल टू 4 होता है। ये चीज जितनी आसान है सूडो फोर्स को भी समझना उतना ही ज्यादा आसान है, बस उसके लिए हमें फ्रेश माइंड के साथ आना है। इसलिए इस लेक्चर में उसको कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं, उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर पहले आपको ये सारी चीजें समझ लेनी है, और उसके बाद सूडो फोर्स को समझना 2 + 2 = 4 जितना आसान है, ठीक है। तो अब देखो भाई एक्सीलरेशन का है ऊपर, तो ऊपर वाली दिशा के फोर्स पॉजिटिव ले लिए, नीचे वाली दिशा के फोर्स नेगेटिव ले लिए, n - mg = ma। काम खत्म। तो n किसके बराबर आ गया, mg + ma के बराबर आ गया, काम खत्म। वही एक्सीलरेशन की डायरेक्शन पलट के नीचे कर दो, तो नीचे वाला फोर्स मैं पॉजिटिव ले लूंगा, mg - n = ma। तो mg - ma = n, और अगर ये लिफ्ट g एक्सीलरेशन से नीचे आएगा तो mg - mg 0, आप यहां पर मासलेस हो जाओगे, यानी वेटलेस फील करोगे और हवा में उड़ता हुआ फील करना स्टार्ट कर दोगे, जो कि आपने YouTube वगैरह पर एक्सपेरिमेंट्स देखे ही होंगे ये चीज, कि एक हवाई जहाज में जाते हैं और फ्री फॉल में हवाई जहाज को गिरने के लिए छोड़ देते हैं, तो आप आसमान में उड़ना स्टार्ट कर देते हो जैसे कि आप स्पेस में हो, और स्पेस में भी आप इसी वजह से वेटलेस फील करते हो। स्पेस में हर जगह ग्रेविटी होती है, ये बात याद रखना, ठीक है। ये हम ग्रेविटेशन में इसको और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो देखो कितना आसान है इनको सॉल्व करना। और एक चीज और रस्सी के बारे में आपको बताना रह गया,
कि रस्सी आप लोग अभी 11th-12th में मासलेस लोगे, बट जब इंजीनियरिंग करने जाओगे तो वहां मास होगा। भाई आप क्रेन्स वगैरह अगर कभी बिल्ड करोगे, जैसे रॉकेट्स वगैरह बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर रॉकेट्स इतने भारी भारी होते हैं, तो उनको अगर किसी क्रेन से उठाओगे और उसकी रोप को आप मासलेस मान लोगे, और रोप वहां स्टेनलेस स्टील की बनी है, तो सोचो कितनी भारी होंगे वो, उनके मास को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। पता चला 100 करोड़ रुपए का रॉकेट बनाया, रस्सी में मास को कंसिडर किया ही नहीं, रस्सी ने उतना वजन उठाया नहीं, 100 करोड़ का रॉकेट गिर के टूट गया, तो कैसा लगेगा। तो अभी के लिए आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सीख रहे हो, इसलिए रस्सी को मासलेस कर दिया गया है। वरना अगर आपके पास एक रोप है, ठीक है, तो आपका टेंशन हर पॉइंट पे चेंज होगा। देखो कैसे, अगर मैं यहां पर एक वेट लटका देता हूं जिसका मास कैपिटल एम जी, मतलब इसके बराबर है, और ये जो रस्सी का टोटल मास है, टोटल मास जो है वो स्मॉल एम है, ठीक है, तो और इसकी जो लेंथ है, लेट से वो एल है, वो एल है, ठीक है, तो आप यहां पर एक डिस्टेंस पे चले जाओ, मान लो डी डिस्टेंस पर गए, ठीक है, डी डिस्टेंस तक गए, तो यहां तक की रस्सी का मास कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ निकालो। इस डी की जगह मैं क्या करता हूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेता हूं और इसको y से रिप्रेजेंट कर देता हूं। मास पर यूनिट लेंथ निकाला कि भाई एक यूनिट लेंथ में कितना मास होगा, तो y लेंथ तक कितना मास होगा, मल्टीप्लाई y कर दिया मैंने, तो यहां तक की रस्सी का मास मुझे मिल गया। और अब देखो इस रस्सी, यहां तक की रस्सी का मास कितना होगा, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, यहां तक की रस्सी का मास है इतना, और उसके नीचे जो मास है, ठीक है, प्लस में कैपिटल एम, और इन पूरे मास पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज मल्टीप्लाई जी, यानी कि वेट जो लग रहा है नीचे, अगर मैं यहां पर एक कट लगाऊंगा, तो यहां पर ऐसे कट लगाता हूं, तो यहां पर जो वेट है दैट इज एम वाई जी अपॉन में एल प्लस कैपिटल एम जी, और ये स्मॉल एम है, माफ करना ये स्मॉल एम है, तो यहां पर स्मॉल एम कर दिया। इतना फोर्स यहां पर नीचे की तरफ लग रहा है, तो यानी कि ये जो पार्ट है स्ट्रिंग का नीचे वाला पार्ट, ये इसको इतने फोर्स से खींच रहा है, तो यानी कि ऊपर वाला पार्ट इसको उतने ही फोर्स से खींच रहा है, तभी तो वो रेस्ट में है, और इसलिए इस पॉइंट पे टेंशन जो होगा इसके बराबर होगा। अब आप देखो यहां पर y छोटा कर दूंगा, टेंशन यहां पे कम हो जाएगा, y जीरो कर दूंगा तो टेंशन यहां पर mg के बराबर हो जाएगा, और जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी टेंशन हर पॉइंट पे चेंज होता जाएगा। और क्योंकि वो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो इंजीनियरिंग में आप इसको कैलकुलस के बिना सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां पर हर पॉइंट के साथ टेंशन की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसलिए कैलकुलस को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप क्या करते हो, आप इस रस्सी को मासलेस मानते हो, इसलिए ये वैल्यू जीरो हो जाती है, तो ये सब जीरो हो गया, तो हर पॉइंट पे टेंशन आपका mg के बराबर है, इसलिए आपका टेंशन थ्रू आउट द रोप mg रहता है। हम क्या करते हैं, हम एक चीज को धारणा बना लेंगे, लेकिन हमें धारणा नहीं बनानी है, हमें यह समझना है कि भाई 11th-12th में ही आपका टेंशन जो है पूरे रोप में हर जगह mg होगा, वरना टेंशन आपका हर पॉइंट के साथ वेरी करेगा, इन रियलिटी वो वेरी करेगा, वो तो आपने मासलेस कंसीडर किया है, दैट इज वाई। या फिर हम कहते हैं बहुत लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है, तो हम उसको मासलेस ही मान लेते हैं, इसलिए टेंशन हमारा जीरो रहता है, ठीक है। सो देखो ये है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सा लेक्चर, और एक ही बार में सिर्फ सूडो फोर्स को मैंने छोड़ा है अभी के लेक्चर में, ठीक है। बाकी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर कितना ज्यादा आसान है, एक सूडो फोर्स का लेक्चर और फिर इसके क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। बहुत आसान है भाई फिजिक्स और मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री भी आपकी बहुत आसान है। फिजिक्स में कहते हैं कि यार आप रोटेशन तक फिजिक्स में अपना बेस बनाओ, फिर केमिस्ट्री को स्टार्ट करो, आप रेडी हो। रोटेशन तक का बेस बनाने के लिए आप कैलकुलस को सीखो, मैथमेटिकली कम्युनिकेट करो, और उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करोगे, आपकी केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। हम केमिस्ट्री में अलग सरदर्द ले लेते हैं, मैथमेटिक्स में अलग हम फॉर्मूले याद कर रहे हैं, और फिजिक्स में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि फिजिक्स के लिए जो मैथ्स चाहिए वो तो 12th में आएगी। तो सीक्वेंस को फॉलो करो, ठीक है, जो सही में रिक्वायर्ड है पहले के लिए उस चीज को पढ़ो, और उसके बाद देखो आपके लिए इसी तरह से चीजें मैजिकली होनी स्टार्ट होंगी। तो अगर आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हो और आपको मजा आ रहा है, सीक्वेंस पे एप्लीकेशन पर आओ, सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखो, सारे लेक्चर्स आपको आसान लगेंगे, क्योंकि हम हर लेक्चर को सीक्वेंस में ही वहां पर अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जर्नी को आसान बनाएंगे। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को अपने शेयर करो इस चीज को, और राइट वे ऑफ एजुकेशन पर हमारे साथ जुड़ो, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में सूडो फोर्स के साथ, जिससे पूरी दुनिया घबराती है, लेकिन मैंने बताया आपको ना कि 2+2=4 जितना आसान है, यकीन मानना आसान लगेगा आपको, ठीक है। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।